जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सोल्जर ऑफ सोल्जर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्या आपको पता है लीव इनकैशमेंट कब, कैसे और कितनी बार ले सकते हैं? क्या आपको पता है लीव ट्रेवल कंसेशन LTC कितने प्रकार के होते हैं और कितने ब्लॉक ईयर्स के होते हैं? क्या आपको पता है LTC और FLP में क्या है डिफरेंस? क्या आपको पता है LTC लेते वक्त फैमिली मेम्बर्स के कौन कौन सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं और वो भी कितनी बार? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो के अंत तक आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है LTC के लिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो मोटा मोटा ये जान लो, 1 साल सेवा आपकी अनिवार्य है। 1 ईयर रेगुलर सर्विस। रेगुलर सर्विस इन द मतलब ये है कि आप बीच में कोई OSL नहीं होने चाहिए, कोई सस्पेंशन नहीं होना चाहिए आपका। यदि ये सब OSL और सस्पेंशन होते हैं तो आपके रेगुलराइजेशन के बाद में कंटिन्यू 1 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप एलिजिबल होंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सर्विस बुक होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अप टू द मार्क और ओके होना चाहिए। मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, फिर भी आप यदि चाहते हैं तो PPT को बीच में रोक के, वीडियो को बीच में रोक के जो ये चल रहा है लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, जो PPT में हमारे लिखा हुआ है। साथियों, मैंने ये डाटा DOPT की साइट से कलेक्ट किया है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ DOPT की साइट पे, जहाँ पे इसके कितने सर्कुलर ऑर्डर्स आए हुए हैं आप देख सकते हैं। देखिए, ये MHA का एक डिपार्टमेंट है, MHA मिनिस्ट्री का एक DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग। इसके ऊपर LTC से रिलेटेड टोटल 125 लगभग सर्कुलर ऑर्डर्स आ रखे हैं। मैंने इन तमाम को पढ़ा और उसके बाद में आपके लिए वीडियो बनाया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, आप देख सकते हैं। टोटल लगभग 125 अब तक LTC के ऊपर इनके प्रावधान आ चुके हैं, रूल्स आ चुके हैं। साथियों, DOPT की तमाम PDFs का सार करके मैंने ये PPT बनाई है। इस PPT का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर LTC के फॉर्म्स भी डाल दूँगा, यदि किसी भाई को चाहिए तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले FLP और LTC के बीच में डिफरेंस। साथियों, मोटी मोटी बात यह है कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रैवल के लिए फाइनेंशियली असिस्ट करती है, सहायता देती है। उन्हें ही अपन FLP और LTC कहते हैं। जिस प्रकार लीव्स बड़ी बड़ी 2 होती है, जैसे एक EL एंड एक CL, उसी प्रकार ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आपके FLP 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है बेसिक FLP और एक होता है एडिशनल FLP। और LTC भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एडिशनल LTC और एक बेसिक LTC। आइए जानते हैं टेबल के माध्यम से कि देखिए, 1 FLP हर साल मिलती है आपको एक EL के लिए, एक एडिशनल FLP CL के लिए। अब FLP के अंदर केवल रेलवे टिकट्स मिलती है और FLP आपको छुट्टी से पहले सैंक्शन करवाना होता है। यानी कि FLP छुट्टी से पहले जो टिकट बनाते हैं वही FLP है, जिन्हें पहले वारंट कहा जाता था। FLP के अंदर टिकट्स आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होम टाउन के और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ड्यूटी प्लेस की मिलती है। और अभी जो नियम आया है कि FLP जो और एडिशनल FLP है वो स्वैप कर सकते हैं। कैसे? जैसे FLP आप CL में भी ले सकते हो और एडिशनल FLP लीव में भी ले सकते हो। और यदि आप एडिशनल FLP नहीं ले सकते तो ये लैप्सेबल है, ये ख़त्म हो जाएगी आपके, यूँ कहीं रिकॉर्ड में मेंशन नहीं होगी। तो एडिशनल FLP आपको लेनी चाहिए। इसी प्रकार LTC का नियम है। एक LTC EL के लिए, एक एडिशनल LTC CL के लिए, जो लैप्सेबल है, आपको लेना चाहिए। और LTC के अंदर आपको बस, रेलवे, एयर ये टिकट्स का मिलता है। मतलब कोई जर्नी के रास्ते के अंदर आपको आपने बस से ट्रेवल किया है तो उसका भी टिकट का फिर आप क्लेम करवा सकते हो। और ये क्लेम आपको छुट्टी से लौटने के बाद में होता है, लेकिन उसकी पहले परमिशन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से लेके जानी होती है कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं LTC क्लेम करना चाहता हूँ आने के बाद में। तो उसकी आपको हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेने के बाद में ही, आने के बाद में आप उनको क्लेम करके रीइम्बर्स करवा सकते हो पैसा। और इसके अंदर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ही टिकट्स करवाओ।
और आपको ये एलटीसी में भी दोनों अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी इन दोनों का एलटीसी क्लेम होता है। अब जानते हैं कि एलटीसी के अंदर परिवार का सदस्य कौन कौन शामिल हो सकता है। जैसे एक तो सर्विस में जो है खुद वो स्वयं और उसकी वाइफ, यदि लेडीज़ है तो उसके हस्बैंड, उसके माता पिता और बच्चे। यदि उनमें से किसी की भी, यदि वो भी सैलरीड है, कहीं जॉब कर रहे हैं, यदि उनकी 9,000 से कम यदि इनकम है तो वो डिपेंडेंट है सर्विस पर्सन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों सर्विस के अंदर है तो उनमें से एक को लिख कर देना होगा कि वो दूसरे अपने डिपार्टमेंट से एलटीसी क्लेम नहीं कर रहा है, यानी वहाँ उसने स्वैप किया, छोड़ा है, तो ही दूसरे वाले जो सर्विस पर्सन है उसको एलटीसी मिलेगा। यदि सर्विस पर्सन ने कोई सोतेला बच्चा है, यदि उसका गोदनामा बनवा रखा है तो वो भी एलिजिबल है। कोई नाबालिग भाई है तो वो भी एलटीसी के टिकट्स के अंदर एलिजिबल है। इसके अलावा बहन, ऐसी कोई बहन जो विडो है, सेपरेटेड है या कोई तलाकशुदा है और अब वो सर्विस पर्सन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसी पे आश्रित है, तो वो भी एलटीसी के लिए एलिजिबल है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एलटीसी। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलटीसी वैसे 2 प्रकार की होती है, होम टाउन एलटीसी एंड ऑल इंडिया एलटीसी, लेकिन ब्लॉक ईयर्स के हिसाब से ये 3 है, 1 ईयर ब्लॉक, 2 ईयर ब्लॉक और 4 ईयर ब्लॉक। वेट, अब आप ये सोच रहे होंगे ये ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक का मतलब तो होता है प्रतिबंध करना, रोकना। जी हाँ, ब्लॉक का मतलब यही होता है। यदि आप 1 ईयर, 2 ईयर और ये 4 ईयर ब्लॉक होते हैं, इस दौरान आप एफएलपी नहीं लेते हैं तो उसके बदले में आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन बात ये ध्यान में रखनी है कि आप एडिशनल एफएलपी ले सकते हो और उसके बावजूद भी आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशनल एफएलपी आपका लैप्सेबल है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आप ले वो तो ठीक, ना ले वो तो ठीक। जिस प्रकार सीएल आपकी लैप्स हो जाती है वो कोई सर्विस रिकॉर्ड में चढ़ती नहीं है, आपकी लीव्स, जमा लीव्स के अंदर काउंट नहीं होती, उसी प्रकार आपका एडिशनल एफएलपी काउंट नहीं होता है कि इसने जमा कराया है, इसने सरेंडर किया है, इसने अवेल किया है। तो एडिशनल एफएलपी लेने के बाद में भी आप ब्लॉक ईयर के अंदर शामिल हो, आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो। अब आइए जानते हैं, जैसे मान लो कोई सर्विस पर्सन है, वो 2 साल के ब्लॉक के अंदर है, तो जो 2 साल का ब्लॉक ले रहा है उसके अंदर 4 साल के अंदर 2 साल के 2 साल के 2 ब्लॉक बन जाएंगे। उन 2 ब्लॉक के अंदर वो एक बार, यानी 2 को मिला के एक बार होम स्टेट एलटीसी ले सकता है, यानी कि 4 ईयर के ब्लॉक के अंदर आप 2 बार होम स्टेट एलटीसी ले सकते हैं। और इसके अलावा 4 ईयर के ब्लॉक के अंदर आप एक बार ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हो, लेकिन इनके अंदर आपको एफएलपी नहीं लेना है चाहिए, लेकिन एडिशनल एफएलपी ले सकते हो। वर्तमान के अंदर 4 ईयर ब्लॉक 2018 से 21 चल रहा है, जो एकदम समापन के कगार के ऊपर है। आइए जानते हैं इस बात को, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जिसका परिवार उसके गृह नगर में उससे दूर रहता है, इस योजना के तहत सभी रियासतों के बदले में 4 साल के ब्लॉक में एक बार भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एलटीसी रियासत सहित ले सकता है, जो अन्यथा उसे और उसके सदस्यों के लिए स्वीकार्य हो गया। अपने परिवार के लिए हर साल केवल अपने गृह नगर जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियासत लाभ उठाने का विकल्प चुनें। आइए इस बात को हम समझते हैं एक ग्राफ के द्वारा। इस टेबल के माध्यम से यह समझ में आ रहा है कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर कर रखा है वो ये 4 साल का ब्लॉक ईयर कर रखा है, 4 ईयर ब्लॉक 18 से लेके 21। अब इसमें कई लोगों ने 2 ईयर के ब्लॉक भी ले रखे हैं, जो 18 से 19 और 20 से 21। तो इन सब को 3 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ईयर ब्लॉक वाले को तो आप ऑल इंडिया एक बार ले सकते हैं, ऑल इंडिया एलटीसी विद फैमिली एक बार ले सकते हैं। बाकी जो 2 ईयर ब्लॉक वाले हैं वो एक बार होम टाउन ले सकते हैं, एक बार एनी प्लेस इन इंडिया। इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। एनी प्लेस इन इंडिया पहले वाले ब्लॉक ईयर में ले लिया, पहले वाले 2 ईयर ब्लॉक में, और होम टाउन वाला है वो हो सकता है बाद में भी ले सकते हैं, बाद वाले 2 ईयर ब्लॉक में, उसके अलावा भी। और अब बचता है थर्ड ऑप्शन, जो हर साल लेना चाहते हैं, जिनको घूमने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो ड्यूटी प्लेस पे अपने होम टाउन से दूर है, हेडक्वार्टर अलग स्टेट के अंदर है, केवल वो छुट्टी के अंदर अपने घर जाने के लिए टिकट्स अवेल करना चाहते हैं, तो वो एक एफएलपी, एक एडिशनल एफएलपी वो ले सकते हैं आने जाने का।
तो उनको हर साल मिलेगा ये। जैसे कोई बंदा है वो छुट्टी जाना चाहता है और एलटीसी नहीं लेना, लेकिन बस होम टाउन एलटीसी लेता है, तो उसको एक बार एफएलपी, एक बार एडिशनल एफएलपी, यानी कि एक ईयर के अंदर उसको 2 बार टिकट्स मिल जाएगी, 2 बार वारंट जिसको हम एफएलपी कहते हैं, वो एक एफएलपी एक एडिशनल एफएलपी। वो छुट्टी जाने से पहले या छुट्टी से आने के बाद क्लेम करना चाहे तो एलटीसी और एक एडिशनल एलटीसी हर साल वो कर सकता है। ठीक है, अब आइए इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से समझते हैं। ये मेरा सेल्फ का एनालिसिस है कि कौन सा ब्लॉक ईयर किसके लिए बेस्ट है। तो 1 ईयर ब्लॉक उनके लिए अच्छा है जो रिसाइड ऑन ड्यूटी अलोन एंड नॉट वांट टू ट्रेवल, यानी कि 1 साल का जो ब्लॉक ईयर है जो प्रत्येक साल लेना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने होम टाउन से दूर ड्यूटी कर रहे हैं और वो ट्रेवल नहीं करना चाहते, सिर्फ बस मिनिमम फेयर के अंदर अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो 1 ईयर का ब्लॉक लीजिए। अच्छा, 2 ईयर ब्लॉक उनके लिए अच्छा है जो अपनी फैमिली के साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, होम टाउन से दूर कहीं रह रहे हैं और विद फैमिली रह रहे हैं, तो उनके लिए 2 ईयर ब्लॉक बढ़िया है। और इसके अलावा 4 ईयर ब्लॉक है कि वो ड्यूटी प्लेस पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर, लेकिन वो घूमने का शौक़ रखते हैं और घूमना चाहते हैं, तो वो ईयर में ब्लॉक करके आपने एडिशनल एफएलपी या एलटीसी यूज़ करे, उसके अलावा बाकी ब्लॉक करे, और उसके बाद में एलटीसी विद फैमिली क्लेम करना चाहते हैं, जो घूमने का शौक़ रखना चाहते हैं, उनके लिए 4 ईयर ब्लॉक अच्छा है। देखिए, मैंने यहाँ एक नोट डाल के लिखा है कि आफ्टर अवेलिंग एडिशनल एफएलपी और एडिशनल एलटीसी ऑल आर एलिजिबल फॉर एनी ब्लॉक ऑफ एलटीसी बिकॉज देट आर लैप्सेबल, क्योंकि वो लैप्सेबल होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है। अब आइए एक कंडीशन समझते हैं। जैसे कोई बंदा है जिसने ऑल इंडिया एलटीसी क्लेम कर लिया, जैसे स्टेट ए टू लेके स्टेट, ये ए और ये घूमने का स्पॉट भी है, मान लो ये दिल्ली टू से कन्याकुमारी घूमना चाहता है, तो उसको डायरेक्ट मिनिमम डिस्टेंस जो होगी जंक्शन से उसका फेयर मिलेगा, चाहे से वो कैसे ही घूमता घामता जाए दूसरे स्टेशन से स्टेशन, लेकिन जो उसका मेन लास्ट स्टॉपेज है वहाँ तक की, चाहे से वो रिटर्न के अंदर आए, मदुरई आ जाए घूमता हुआ, चेन्नई आ जाए घूमता घूमता, और उसके बाद में वो दिल्ली आए, तो उसको जो टिकट्स का क्लेम मिलेगा उसको डायरेक्ट फर्स्ट जंक्शन टू लास्ट जंक्शन और उसका डबल करके मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कितने भी मिएंडरिंग वे से जाए, कितने भी घुमावदार, कितने भी चेंजेस करते हुए बसों से ट्रेनों से, लेकिन उसको डायरेक्ट जर्नी का ही टिकट्स क्लेम होगा। अब आइए जानते हैं मोस्ट अवेटेड पॉइंट ऑफ द वीडियो, लीव इनकैशमेंट। क्या होता है छुट्टी नकदीकरण? साथियों, एलटीसी के दौरान छुट्टी नकदीकरण एक कर्मचारी अपने करियर में अधिकतम 10 दिनों का और मैक्सिमम 60 दिनों के लिए छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठा सकता है, यानी कि 10-10 दिन का मिला के 6 बार एलटीसी लेके टोटल 60 दिनों का एलटीसी के बदले में छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठा सकता है। हालांकि छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठाने के लिए छुट्टी की शेष राशि कम से कम 30 दिन जमा होनी चाहिए। यदि आप लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम 30 दिन तो छुट्टी जमा होनी चाहिए विभाग के अंदर। उसके बाद में आप 10-10 दिन के लीव इनकैशमेंट ले के टोटल 6 बार ले सकते हैं, यानी 60 दिनों का आप लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। ये लीव इनकैशमेंट मिलता है वो बेसिक पे और डीए, मूल वेतन और महंगाई भत्ते के ऊपर मिलता है। लीव इनकैशमेंट लेने के लिए आपको अपनी लीव सैंक्शन होने के बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम लीव इनकैशमेंट की एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो ऑथराइज़ करते हैं, वो परमिट करते हैं, उसके बाद में ही आपको 10 डेज़ लीव इनकैशमेंट मिलेगा, जो आप होल सर्विस के अंदर मात्र 6 बार ले सकते हो। इसी के साथ में हम वीडियो के समापन की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद। साथियों, मुझे उम्मीद है मैंने इस विषय को आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आपका ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीपीटी तथा एलटीसी के फॉर्म्स मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
अंत में विदा चाहता हूँ साथियों। आपके स्नेह और प्रेम के लिए धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को अपने साथी सरकारी कर्मचारियों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।